नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे 10वीं इयत्ता 10वीं लोक भारती इस पाठ्य पुस्तक में से महिला आश्रम, जिसे काका कालेलकर जी ने लिखा है, ये एक पत्र है जो वो अपनी मुँह बोली बहन सरोज को लिखते हैं और अपने मन के अंदर महिला आश्रम की जो संकल्पना उन्होंने बनाई रखी है, उस संकल्पना को अपने बहन के साथ साझा करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसका जो पहला भाग है, हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था। आज हम उसका अगला भाग जो है उस संकल्पना को आगे चलकर और उसके ज़्यादा संक्षिप्त में देखने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मित्रों, ये महिला आश्रम है। यहाँ पर कई महिलाएं अपनी पद्धति से कार्य करते हुए नज़र आ रही है और जिसके वजह से वो खुद को आत्मनिर्भर समझती है और उन्हें अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। वो खुद अपना जो पेट है अच्छी तरह से पाल सकती है और खुद स्वनिर्भर होते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ से आज हम देखेंगे, संस्था चलाने का भार तो आने वाली महिला बहनें ही उठा सकेंगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। मतलब जो संस्था चलाने के लिए जो भी भार है वो आने वाली महिला, भले ही वो आएंगी तब वो सबल न होगी, अबला होगी, लेकिन वो वहाँ रहकर उनमें आत्मविश्वास निर्माण करने के बाद, उनके अंदर के गुण उजागर करने के बाद वो खुद ही कुशल हो जाएगी और खुद ही वो चलकर उन जो बहनें आएंगी वही वो आश्रम अच्छे से चला पाएंगी। उनमें से ही हम किसी को तैनात करेंगे इस आश्रम को चलाने के लिए। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दे। मतलब डॉक्टर जैसे हम बीमार होते तो हमें क्या कहते हैं कि ये खुराक लो आप, तो उसी प्रकार से बहन उनको संगीत की, मतलब उनको अच्छे जो भी संस्कार है वो देने का प्रयत्न करे। भक्ति भाव में का उनको महत्व बताया तथा प्रेम युक्त पद्धति से, मतलब प्रेम से सभी के साथ रहने के लिए खुराक देना जरूरी है, ऐसी वो कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर दिखाएंगे हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो किस प्रकार से ये व्यक्ति दुर्बल है, एकदम दुर्बल हमें दिखाई देता है। इसकी जो मसल्स है वो एकदम कम दिखाई देती है। तो डॉक्टर इसको क्या कहेंगे कि आप अच्छे से खुराक लिया करो। तो इस प्रकार से खुराक जो होता है, मतलब किसी को मतलब ताकत देने का, किसी में ऊर्जा निर्माण करने का काम करता है। ठीक है। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिला 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं में मैंने देखी है, मतलब उन्होंने देखा है, वो बता रहे हैं किसी संस्था का अनुभव कि आगे चलकर अभी हम उनके पास ज़मीन है, समझो बहुत बड़ी ज़मीन, संस्था तो छोटी ज़मीन पे होगी नहीं, ज़मीन बड़ी है, उसमें वो छोटे छोटे उनके रहने का इंतज़ाम करेंगे और उसमें फिर उस संस्था की जो स्त्रियां हैं वो उसमें रहेंगे और उसमें नियम में के अधीन रहेगा। मतलब नियम के अंतर्गत जो भी काम है वो महिलाएं 2-2, 4-4 मिलकर वो काम करेगी और अपना जो परिवार है, जो वो महिला जो है उसका परिवार वो चलाएगी, ऐसी वो कहते हैं। इसलिए जो बिल्कुल संभव है बहुत ही उपयोगी है, मतलब जो भी संभव है वो बहुत उपयोगी चीज़ है। इस प्रकार की चीज़ हमें करनी है, ऐसी वो मानते हैं। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है, मतलब वो उसी प्रकार का काम वो करना चाहते हैं, ऐसी वो सूचना देते हैं। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद भी उनकी शक्ति, कुशलता, उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे, मतलब इतने वर्ष के जब मतलब उनका जो परिचय है जो सरोज के साथ वो काफ़ी पुराना है और वो जानते हैं कि उनकी शक्ति कितनी है, उनमें कितनी कुशलता है और उसकी क्या मर्यादा है, मतलब क्या क्षमता है, वो ठीक तरह से वो जानते हैं और उसको आधार लेकर ही वो उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम क्या करो, तुम एक महिला आश्रम को ओपन करो और उसे अपने शक्ति के आधार पर चलाने का क्या करो, प्रयास करो, ताकि जो भी महिलाएं उसमें आएंगे तो उनको आप अच्छी तरह से मार्गदर्शन कर पाओगे। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही, मतलब लेखक
उसमें कोई प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि लेखक ने पहले बताया कि ये जो सभी कार्य है इस महिला आश्रम का वो महिला ही चलाएंगे, तो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली वो उससे कुछ इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, लेकिन उनका जो सलाह, उनका जो हमेशा गाइडेंस है वो लेखिका जो मतलब सरोज है उनको मिलता रहेगा और सहारा भी रहेगा। मतलब हमेशा उनको उनके पीछे लेखक खड़े रहेंगे एक मतलब स्तंभ के समान। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, और आगे चलकर बहन को लगेगा कि जो लेखक है उनको तो सिर्फ निमित्त मात्र, मतलब हमको कोई भी व्यक्ति को कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले उसे गाइडेंस ज़रूरी होती है कि नहीं। अगर कोई गाड़ी चल नहीं रही है, उसको अगर गाड़ी से पीछे से कोई धक्का देता है तो वह गाड़ी अपने आप चलने लगती है। तो उसी प्रकार से ये आश्रम को लगने वाली जो भी बेसिक थिंग चीज़ें वो लेखक कर देंगे और बाद में वो खुद ही चलने लगेगा, ऐसे वो मानते हैं। संस्था अपने आप चलेगी, है कि नहीं। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि आज का जो जो ज़िंदगी है वो भाग दौड़ की ज़िंदगी है। आज किसी को किसी का आदर नहीं रहा है। बहुत से लोग बड़े बड़े शहरों में अपने माता पिता को मतलब मरने के लिए छोड़ देते हैं कि ना, हमने बहुत बार देखा है। किसी रेलवे स्टेशन पे रख देते हैं, कूड़ेदान के पास रख देते हैं, बच्चों को रख देते हैं, महिलाओं को रख देते हैं। तो इस प्रकार की आश्रम की आज बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आज के समाज में जो है वो जो स्वार्थीपन है वो बढ़ चुका है, जिस वजह से इस प्रकार से निस्वार्थ भाव से आश्रम चलाने वाले और उसमें रहने वालों की आज बहुत ही ज़्यादा क्या है आवश्यकता है। तो समाज में आज जो है हम देखेंगे तो दया भावना जो है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आ रही है, जिस वजह से आश्रम की संख्या बढ़ी। पहले इतनी ज़्यादा आश्रम की संख्या नहीं थी। पहले हम माता पिता की सेवा एक पुण्य काम समझते थे, लेकिन आज माता पिता की सेवा न करते हुए उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए हम छोड़ देते हैं, उनको भगवान के सहारे छोड़ देते हैं, और जो भी उन्होंने बचपन में हमारे लिए किया है वो हम भूल जाते हैं। तो उस प्रकार से हमें करना नहीं है, ऐसे वो कहते। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा, और ये जो उसकी आवश्यकता है मतलब उस आश्रम की, उसमें से ही उसका जन्म होगा, ऐसे वो मानते। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ सूचित नहीं करता। मतलब उनको ये बहन पे विश्वास नहीं होता कि उनको पता था कि उनकी बहन काबिल है। वो जो कह रहे हैं वो उनकी बहन आराम से कर सकती है, इस वजह से वो सूचित कर रहे हैं। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थना पूर्वक विचार करना। मतलब जो लेखक उनसे विनती कर रहे हैं कि तुम प्रार्थना पूर्वक तुम दोनों यानी जो जिसे वो पत्र लिख रहे हैं उनकी मुँह बोली बहन सरोज और उनकी एक पुत्री है रेहाना, उनके बारे में वो कह रहे हैं। लेकिन जल्दी में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। मतलब वो कहते हैं कि मैंने आपके बारे में ये सोचा है, और अगर आपको मेरी जो कल्पना है वो अच्छी लगती है तो उसके बारे में सोचो, लेकिन कोई जल्दबाजी मत करो। यथा समय लगेगा, जितना आपको समय लगता है उतना समय आप लो और मेरे सवालों का जवाब दो। बहन यदि हाँ है तो अभी से ही आगे का विचार करना। अगर आपको लगता है कि हाँ आप इस प्रकार का आश्रम चलाओगी तो मैं अभी से ही इसके आगे का जो विचार है, इसके आगे की जो भी संकल्पनाएं मैं आपको बताऊंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, मतलब जहाँ पर लेखक रहते हैं वहाँ पर अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ पर सर्दी बहुत है। सर्दी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से जो इंसान है वो ठिठुर रहे हैं। फूलों में गुलदाउदी अभी जो फूलों का मौसम है उसमें जो है वो गुलदाउदी का जो मौसम है उसका मौसम अभी चल रहा है, ऐसी वो लेखक कहते हैं कि फूलों में गुलदाउदी, ये जो गुलदाउदी का फूल है मित्रों, ये गुलदाउदी के फूल है। क्रिजेंथियम फूल बाहर में, फूल बाहर में संकल्पना है। क्रिजेंथियम फूल जो है उसमें बाहर आने लगी, मतलब उसके फूलों का जो बहरने का मतलब अभी निकलने का समय अभी आ चुका है, ऐसे वो कहते हैं।
उसकी कलियां महीनों तक निकल। जो इन फूलों की खासियत है, कौन से गुलदाउदी या क्रिजेंथियम, ये एक ही नाम के अलग अलग फूल है। तो इसकी अभी बहरने का सिलसिला चालू हुआ है। तो इसकी खासियत है, उनकी कलियां जो होती है वो महीने तक नहीं खुलती है, मतलब बहुत से दिनों तक उनकी जो कलियां हैं वो खुलती नहीं है। मतलब आप जो कलियां होती है, आपने देखा है फूल आने से पहले क्या आता है, कलियां आती है, वो क्या होती है, वो खुलती नहीं है महीनों तक। मानो रहस्य की बात पेट में भर दी हो, मतलब ऐसे लगता है कि वो बहुत ही रहस्य की बात उसने अपने पेट में भर दी हो और अपने ओठों को इस प्रकार से सीकर बैठ गई हो। तो इस प्रकार से बहुत दिनों तक वो फूल खिलता नहीं है, लेकिन जब वो कली खिलती है तब एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, लेकिन एकदम फूल नहीं खिलता है। फिर बाद में बहुत दिन के बाद जब खिलती है तो वो एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। तो ऐसी उस जो गुलदाउदी जो फूल है इसकी खासियत है। इस पर आधारित आपको प्रश्न भी आएगा कि गुलदाउदी फूलों की खासियत, तो ये आप लिख सकते हो इसके बारे में। वो टिकते बहुत है, ये भी उसकी खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक टिकते हैं। तो ये प्रश्न है मित्रों, इस प्रश्नों को आप यहाँ पर समझो कि वो टिकते बहुत है, उसकी एक एक पंखुड़ी खिलती है, वो कई महीनों तक खिलती ही नहीं है, मानो रहस्य हुए। तो इस प्रकार से आपको उसके उत्तर लिखना है, ठीक है। गुलाब भी खिलने लगे। गुलाब को तो आपको ने देखा ही है, जो सब तरफ उपलब्ध है। कॉस्मोस के दिन गए। जो कॉस्मोस है ये भी एक फूलों की प्रजाति है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये फूल है मित्रों कॉस्मोस के, जो इसके दिन हैं वो अभी चले गए। ये आपको जंगल में भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी खूबसूरत फूल होते हैं, बहुत कम समय के लिए आते हैं और चले। उन्होंने बहुत आनंद दिया। ये जो कॉस्मोस के फूल थे, उन्होंने लेखक को काफ़ी आनंद, मतलब लेखक को प्रकृति से भी बहुत प्यार था, लगाव था, अनेक पेड़ों। और ये अच्छी बात है, सभी को प्रकृति से प्यार होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमें परिपूर्ण जीवन दे सकती है, हमें अच्छा आरोग्य दे सकती है। इस वजह से प्रकृति से सभी को लगाव होना चाहिए। जीनिया का एक पौधा। तो जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, मतलब वो कहते हैं कि ये जीनिया का फूल है। इसका एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। मतलब इतना उसको लोगों को प्यारा था, इतना सुंदर फूल थे जीनिया के, कि जो भी लोग वहाँ से गुजरते थे उसकी एक एक फूल या कली उसको तोड़ते थे। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिराने के पास लगा दिया। बाद में लेखक को लगा कि ये लोग सब ये तोड़ते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस पौधे को निकालकर अपने जहाँ पर वो सोते थे तो अपने सर के पास उसको रख दिया, और उसमें जो थे फिर इसमें सुंदर सुंदर फूल आने लगे। फिर दिए उस पेड़ ने, जो जीनिया का जो पेड़ था, इसने फिर क्या किया, सुंदर सुंदर पेड़ जो थे वो लेखक को दिए। इसकी आँखें अभी देखते हैं आगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मित्रों कि तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज मुझे मिला। मतलब लेखक को जो पत्र था वो जो सरोज ने लिखा था वो आज मिला था। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र, लेखक कहते हैं मैंने भी आपको सरोज को इन तारीखों को पत्र लिखा। कौन से 1 तारीख को लिखा, 9 तारीख को लिखा, फिर 15 तारीख को, और आज वो चौथा पत्र लिख रहे हैं। कौन सा पत्र लिख रहे हैं, चौथा। अब तुमको हर सप्ताह ही पत्र लिखूंगा ही। वो कहते हैं कि अभी मैं हर सप्ताह आपको पत्र लिखते जाऊंगा। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है। तो वो कहते हैं कि सरोज की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत कमज़ोर है। तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा। मतलब जो उनकी पुत्री है रेहाना, उन्होंने भी मुझे पत्र लिखा चलेगा, लेकिन मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। लेकिन आप देखो मित्रों, इसमें पत्र को कितना महत्व दिया है। लेकिन आज के युग में, आज हम इलेक्ट्रॉनिक के युग में, इंटरनेट के युग में रहते हैं। आज पत्र को इतना महत्व नहीं है, आपने उसे देखा भी नहीं होगा, ठीक से कभी भेजा भी नहीं होगा, लेकिन पहले के काल में इसे काफ़ी महत्व था। आज तो हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेजते हैं, एक क्लिक में ईमेल दूसरी तरफ जाता है। सोशल बहुत से माध्यम है, व्हाट्सएप के माध्यम से हम पत्र भेजते हैं। हमारे परीक्षाओं में भी आज ईमेल के माध्यम से ही हमें पत्र लिखना होता है। जो पत्र का प्रारूप भी है वो पूरी तरह से बदल चुका है। तो ये आज हम देख रहे हैं, है कि नहीं। तो लेकिन आज भी कई भी जो इसका महत्व है ये अच्छा है। पूज्य बापूजी चाहते हैं, बापूजी हम देख यहाँ पर बाबूजी यानी जो
गांधी जी थे, जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उनके बारे में कालेलकर जी कहते हैं कि तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। मतलब गांधी जी चाहते हैं कि काका कालेलकर जी ने क्या करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम, आपको पता है कि उस समय में हिंदू और मुस्लिम के बीच में काफ़ी तनाव था और उन्हें लगता था कि अगर हिंदू और मुस्लिम ये भाई भाई समान रहे तो हमारे देश की जो ताकत है वो बढ़ सकती है और हम हमारे देश को और प्रगत कर सकते हैं, ऐसी गांधी जी का मानना था। इस वजह से उन्होंने कालेलकर जी से कहा था कि आप उर्दू सीखिए और कालेलकर जी उन दिनों हिंदी उर्दू सीखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, क्योंकि कोई भी भाषा सीखना नामुमकिन नहीं। अगर आपने मन में ठान ली तो आप कोई भी भाषा निश्चिंत रूप से सीख सकते हैं। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो। मतलब लेखक ने उनको भी कहा था कि तुम भी उर्दू लिखना सीखो, ऐसे उन्होंने एक संदेश भेजा था। लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह से ठीक हो जाए। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि उर्दू को बाजू में रख लो थोड़े दिनों के लिए, लेकिन अभी आप तबीयत ख़राब है तो आप पूरी तरह से अपनी तबीयत पर ध्यान दो और आराम कर पूरी तरह से ठीक हो जाओ, ऐसे वो उनको संदेश देते। तारों के नक्शे बनाने, ये लेखक को शौक था तारों के, ये एक प्रश्न भी है मित्रों, तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है। लेखक को रात के समय तारों के नक्शे बनाना पसंद था, जो रात के समय झिलमिल करके तारे थे उनको देखने का, उनके नक्शे बनाने का, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं पाया अभी तक। तो लेखक को रात में जो तारे खिलते हैं आते हैं उसको देखने का, कंपास बनाने का शौक़ था, लेकिन अभी तक उन्होंने उसकी शुरुआत नहीं की थी। बहुत से लोगों को ये शौक़ होता है। मैंने अपने गमले में फूल के गमले अपने पास निकाल दिए हैं। मतलब लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने जो फूल के गमले हैं वो अपने पास उन्होंने निकाल के रख दिए, मतलब अलग से निकाल के रख दिए। सादे क्रोटन, ये जो क्रोटन की प्रजाति है उसी को ही अपने पास रखा है, सिर्फ एक ही प्रजाति को उन्होंने अपने पास रखा है। इस प्रकार से सबको कालेलकर का सप्रेम सुभाषित कहते हैं। तो इस प्रकार से कालेलकर जी ने अपने बहन को महिला आश्रम मतलब खोलने के लिए पूरी तरह से मदद करने का आश्वासन दिया है और उनको प्रेरित करने का प्रयत्न यहाँ पर किया है मित्रों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पत्र है वो ठीक ढंग से समझ में आया होगा और इसमें दी गई पूरी जानकारी आप उचित प्रकार से समझेंगे, ऐसी मैं सोचता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।